हाय एवरीवन, वेलकम टू केमटेकी। मेरा नाम है निशा और हम कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस जो ईएमआरएस अभी बेसिकली आने वाला एग्जाम है उसके लिए। उसी सीरीज में आज हम करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा है, 3 कर चुके हैं, तो उसमें ये थर्ड लेक्चर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इससे पहले ये लेक्चर शुरू करने से पहले क्या है, मैंने एक जब एटॉमिक स्ट्रक्चर करवाया था, पूरी प्लेलिस्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वहाँ पे एस ऑर्बिटल, पी, डी और एफ, इनकी शेप्स बताई थी आपको। पूरा एनिमेटेड वीडियो था ताकि इमेजिन अच्छे से हो जाए, तो वो देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे कैसे आएगा, पाई कैसे बनेगा, ये सब है। तो अगर आप वो देख लेते एक बार, बहुत छोटी सी वीडियो है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी? अब इससे पहले क्या था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स हम बनाते थे हर एक मॉलिक्यूल का। तो उसमें क्या होता था, मान लो कि मेरे को बनाना है NH3। ठीक है, NH3 बनाना है, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ लिख देती हूँ नाइट्रोजन के, और 3 हाइड्रोजन ऐड करनी है। तो मान लो मैंने एक बॉन्ड इधर बना दिया, एक बॉन्ड इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, शेप प्लेनर हो गई। अगर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया तो प्लेनर होगी, लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, तीनों हाइड्रोजन्स को एक साथ ऐसे, तो इसके अकॉर्डिंग शेप क्या होगी, लीनियर होगी। तो लेविस बॉन्ड स्ट्रक्चर जो था, ये जो डॉट स्ट्रक्चर्स थे, ये नहीं बता पा रहे थे कि तुम्हारी शेप क्या होगी, लीनियर होगी या फिर जो मॉलिक्यूल्स की रियल शेप है वो क्यों है। इसको बताने के लिए क्या है हमारे पास, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लास्ट तक ये भी फेल हो ही जानी है, वो तो पता ही है हमें। फिर वेस्पर थ्योरी आएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी, लास्ट तक जाते जाते। तो लेकिन पढ़ना है ये भी हमें। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, बहुत सिंपल से आते हैं इससे। स्टार्ट किसने की थी, हिटलर एंड लंडन, दो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने दी थी। अब ये होती क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये बोलती है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, अब ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड बोला है यहाँ पे, एक एक चीज को डिफाइन करूंगी मैं। फॉर्म बाय पार्शियल ओवरलैप, कुछ टर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है अगर आप डेफिनेशन भी पढ़ रहे हो, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट दे के पूछ सकते हैं। बोल सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आयनिक बॉन्ड की बात की थी, स्टेटमेंट सही है गलत है, उसमें से एक स्टेटमेंट ये दे दी, फिर बोला कंप्लीट ओवरलैप हो जाता है। या फिर इन्होंने बोला कि जो स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो सेम स्पिन होती है, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को ध्यान से देख लो। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय पार्शियल ओवरलैप ऑफ 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑपोजिट स्पिन। अब देखो, ऑपोजिट स्पिन तो होना ही चाहिए, क्योंकि पॉली ने भी क्या बोला था कि स्पिन ऑपोजिट होगा तो वो स्टेबल होगा, ऐसा कुछ ध्यान रखना है इसको। ठीक है, ऑपोजिट स्पिन में होगा। कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सारी थ्योरी जितनी भी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी आपकी, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जो देखेंगे, वेस्पर थ्योरी आएगी, एमओटी आएगी, सब किसकी बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताने के लिए ये सारी थ्योरी आई। क्यों? क्योंकि आयनिक का तो क्या है, शेप का कुछ है ही नहीं ना, एन आई नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज सारे डायरेक्शन में सेम है। लास्ट लेक्चर में बनाया था, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, इसके कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इनके जो बॉन्ड्स बनते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में बनते हैं, वो इतना शेप मैटर नहीं करता उसका, क्रिस्टल्स लेटेस्ट कैसे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड की शेप हम इजिली पता लगा सकते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, लोन पेयर कहाँ आएगा, टेट्रागोनल होगी, पेंटागोनल होगी, उसके लिए क्या चाहिए हमें, थ्योरीज शेप वगैरह के लिए दी गई है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, पार्शियल ओवरलैप होगा, पार्शियल ओवरलैप। अभी ओवरलैप क्या है और पार्शियल क्यों बोल रहे हैं, ये देखो, पहले मान के चलते 2 एटम्स हैं, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं, कहीं पे भी किसी को इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही ये पास में आएंगे तो क्या होगा, इनके अंदर कुछ फोर्सेस जनरेट होंगे, वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, वो रिपल्सिव भी हो सकते हैं। अब देखो, ये मान लो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज चाहिए। अब इस दोनों एटम्स अगर पास में आते हैं, ये ए है और ये बी है मान लो, ठीक है, तो जब ये पास में आएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये रिपल्सिव फोर्स हो गया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसको रिपेल करेगा और ये इसको भी रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए रिपल्सिव फोर्सेस। लेकिन क्या इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, इस इलेक्ट्रॉन करेगा। इसी तरह ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। तो जब रिपेल करेगा एक दूसरे को कोई भी पार्टिकल, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब भी कोई पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो इन सारे फोर्सेस को मिला जुला के अगर एनर्जी कम हो गई है दोनों एटम्स की, दोनों एटम्स पास में आए और उनकी एनर्जी कम होगी ओवरलैप की वजह से, तो पॉसिबिलिटी है बॉन्ड बन जाएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है, बॉन्ड बनने की। लेकिन अगर वो पास आए और एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है,
तो इसमें क्या है, जब ओवरलैप होगा तो अगर एनर्जी कम हुई है, एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ध्यान रख लोगे, एनर्जी पे डिपेंड करेगा। अब क्या है, ये एटम्स जो है इनका एक ग्राफ होता है, बहुत 10th नहीं 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में, बीएससी में, एमएससी में। क्या है वो ग्राफ, ये इधर हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी मान के चलो यहाँ पे जीरो लेते हैं, तो जीरो से नीचे क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। इस लाइन से नीचे क्या है, एनर्जी नेगेटिव है, इससे ऊपर क्या है, पॉजिटिव। इसको सिंपल तुम ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, जीरो ऊपर नीचे पॉजिटिव। तो मोल, और ये इधर की डायरेक्शन में दिखा रही हूँ, मान लो आर, कि मोल जो एटम्स है वो कितना पास आ रहे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के एटम्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वो आर से डिनोट किया। ठीक है, तो अब मान लो मैंने इसको लाना शुरू किया पास, ये आर है, ध्यान रख लेना। अगर दो मॉलिक्यूल्स पास में आते, ये एन और एम दो एटम से पास आ रहे हैं, तो पास जैसे जैसे आते जाते हैं उनकी एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, अट्रैक्टिव फोर्स होते जाते हैं। अगर उनके अंदर बॉन्ड बनना है तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते जाएंगे, एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी पास आते 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 एनर्जी कम हो गई, यहाँ पे इतनी कम होगी। लेकिन इसके बाद अगर हमने ज़बरदस्ती और उनको पास लेके आए तो क्या होगा, रिपल्शन फोर्स बढ़ने लग जाएगा और एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये है ग्राफ। और इसमें क्या है कि यहाँ से जब हम पास ला रहे थे तो एनर्जी कम हो रही थी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, लेकिन इस डिस्टेंस तक, यहाँ से लेके यहाँ पे ये जो जीरो है, यहाँ से लेके ये रेडियस जो है, मान लो आर नोट है, आर नोट है, इस डिस्टेंस तक तो एनर्जी कम हो रही थी। लेकिन अगर हमने और प्रेशराइज किया या जो भी मेथड है और न्यूक्लियस को पास ले गए तो उनकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई, रिपल्सिव फोर्सेस। तो इस एरिया से इधर इधर क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और इधर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस, पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और ये आर नोट क्या है, जब मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाया और वो स्टेबल हो गया, वो डिस्टेंस है। तो क्या इसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल सकते हो। दो न्यूक्लियस जो है हमारे पास, दो एटम्स जो मान लो दो हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास में लाए तुम इनको, तो इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। तो इनके जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है उसी को क्या बोल देंगे, आर नोट। और ये क्या होती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब यहाँ तक तो स्टेबल है, लेकिन अगर मैंने और इनको प्रेशराइज किया तो क्या होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा होने की वजह से वो अनस्टेबल हो जाएंगे और क्या करेंगे, अपने दूर होने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी हम प्रेशर करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी इनकी। ठीक है, आ गया समझ में, इसीलिए ये ऊपर की तरफ चला गया। ये समझ आ गया, आर नोट है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट कर रहे हैं इधर, और इधर क्या कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्सेज। क्लियर है। और अगर इसकी बात करूँ मैं, तो यहाँ से क्या आता है कि ओवरलैप जो है, ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ओवरलैप करेंगे, तो उनको इतना भी पास नहीं लेके आ जाना है कि वो रिपेल करना शुरू कर दे। तो इससे बोल सकते हैं कि ओवरलैपिंग जो है वो 50% के आसपास होनी चाहिए। मतलब 50% जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप कर जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा करोगे तो न्यूक्लियस बिल्कुल एक दूसरे को टच होने को हो जाएंगे ना, ये न्यूक्लियस एक है, ये एक है। अगर ओवरलैप करवाना है तो यहाँ तक करवा सकते हो, लेकिन फिर तो न्यूक्लियस बिल्कुल पास में हो जाएंगे, रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेगा और उसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी लिख लेना कि जो ओवरलैपिंग होती है वो नियरली 50% के अराउंड होती है। ओवरलैपिंग के लिए एटम्स क्लोज होने चाहिए, सीधी सी बात है, और एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ये एटम इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, कहाँ होगी और ओवरलैपिंग। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ये ऑर्बिटल ऐसा है, पी ऑर्बिटल है मान लो ऐसे, और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है ओवरलैप करने के लिए। नोड पढ़ी थी, नोड वगैरह सब पढ़ा चुकी हूँ। और ये एस ऑर्बिटल आ रहा है तो कहाँ से ओवरलैप करेगा, ये डिटेल में बताऊंगी कौन कौन से पॉसिबल है, कौन से नहीं है। बट इमेजिन करके देखो। ठीक है, तो एटम क्लोज होने चाहिए, उनकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन में आने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हमारा ओवरलैपिंग का जो कर रहे थे, 50% समझ आ गया। अब ये देखो, ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिख लो इसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी या फिर बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। कैसे होगी अभी बताती हूँ। ये देखो, अभी मैंने क्या बोला कि ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या है, पहले ये देखो, ये न्यूक्लियस है, जो ब्लैक डॉट्स बना रखे हैं ये न्यूक्लियस है सिंपल, और बीच में ओवरलैप करवा दिया ऑर्बिटल्स को, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन्स। ये स्फेरिकल क्या होता है, एस ऑर्बिटल ही होगा, और ये दो लोब्स वाला कौन होता है, पी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अभी सिग्मा है, पाई है, ये सब नहीं सोचना, बस ये देखो कि दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। अब बीच बीच में स्क्रीन पे वीडियोस दिखती रहेंगी छोटी छोटी, उनको भी देख लेना साथ साथ। ठीक है, तो अब ये एस ने ओवरलैप किया, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, पी ने ओवरलैप किया।
यहाँ पे देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दिख रहे हैं, उनको न्यूक्लियस से कितनी दूर है, वो न्यूक्लियस से कितनी दूर है, ठीक है, इस बॉन्ड के पास तो मिलेंगे ही वो, तो ये इतना दूर है। लेकिन यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितनी है, ये इतनी डिस्टेंस है। क्या पीपी में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में कंपेयर टू एस? तो इस वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखते हैं। दोनों न्यूक्लियस हैं और बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्टिव फोर्स से उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, बाइंड करके रखेंगे। और जितना अच्छा उनका फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे क्या, न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा फील करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा होंगी तो क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग ये भी है, बट इन दोनों को कंपेयर करके बता रही हूँ मैं अभी, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, न्यूक्लियस का होल्ड, दोनों न्यूक्लियस का होल्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा सा वीक होगा एज कम्पेयर टू दिस, एनर्जी कम रिलीज होगी, बॉन्ड कम होगा। समझ आया, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग हो रही है उतना ही पास आते जाएंगे, पास आके ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब ये तो सिंपल सी बात है ना, जितना पास आएंगे डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ द बॉन्ड, तो सीधी सी बात है ना, ये कम है और ये ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो है हमारी, ठीक है, तो पास आएंगे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। कैसे होगी बता दिया। अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक जैसे अगर बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या है ये, 1 मोल ऑफ सेम काइंड ऑफ बॉन्ड्स, सेम काइंड ऑफ बॉन्ड्स, इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये सब कॉमन सी चीज़ है, आता होगा वैसे तो आपको। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि जो एस की ओवरलैपिंग होती है, एस और एस की, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एस एंड पी, और ये इस और भी कम होगी पी और पी, ठीक है। ये है हमारा कंक्लूजन। कैसे है इसको सोचो एक बार, ये 2 तो मैंने करके बता दी, इसी तरह से एस पी करोगे तो वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ओवरलैपिंग का ऑर्डर है। ओवरलैपिंग अगर ये है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ एस एस की ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, एस एस की कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू पी पी। कर लोगे इसको। इसी तरह से जब तुम आगे पढ़ोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, सिग्मा की जो बॉन्ड ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा होती है पाई से, और ये क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेंथ और इन सब का भी ऑर्डर ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2s कर देंगे, 2 ये सेम लगा के और पूछ सकते हैं तुमसे, ठीक है। अब जो मैं ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ और इन सब की बता रही हूँ तो उसमें ये भी ध्यान ले लेना कि ओवरलैपिंग जो है वो n जो होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उस पर भी डिपेंड करती है। ये पता होगा जैसे जैसे ऑर्बिटर का साइज बढ़ता जाता है वो डिफ्यूज्ड होता जाता है। वो क्या होता जाता है, डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज में क्या होगा, मतलब बिखरा हुआ होगा, और उसमें ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना है, एस की ज़्यादा होगी पी की, देन डी की, देन एफ की, एस एस पी पी डी डी एफ एफ, ठीक है। दूसरा क्या रखना है तुम्हें, सिग्मा की ज़्यादा अच्छी होगी देन पाई से। तीसरा क्या रखना है कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी ओवरलैपिंग कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी ओवरलैपिंग कम होती जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। जैसे कि 1s और 1s के अगर मैं ओवरलैपिंग करवाती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू 2s की, ठीक है। इसी तरह 1p की करूँगी तो वो ज़्यादा अच्छी होगी 2p ये ज़्यादा अच्छी होगी 3p से, ठीक है। ध्यान रख लोगे इसको। नेक्स्ट करते हैं हम कि ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है, किस किस टाइप से होगी। अब तुम खुद सोच के देखो, या तो अब और ओवरलैपिंग क्या है, 2 टाइप की होगी। 2 टाइप की कैसे, एक तो हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन हेड, हेड टू हेड। अब इसमें क्या है, ये मानो एस ऑर्बिटल है, दिख रहा है ग्लास का स्फीयर है, इसमें क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है, हर एक डायरेक्शन में सेम नहीं दिख रहा तुम्हें, स्फेरिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे जाए कैसे भी जाए, इसमें कोई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। लेकिन ये है हमारा पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल क्या कर सकता है, ऐसे टकरा सकता है इससे, ये ऐसे, या फिर ऐसे टकरा सकता है, तीसरी डायरेक्शन ये हो सकती है। तो कहने का क्या मतलब है, एस ऑर्बिटल में कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता, लेकिन पी डी और एफ ऑर्बिटल्स में लोब्स आ जाती है, तो वो क्या करेंगी, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब मान के चलो एस ऑर्बिटल क्या करेगा कि कहीं से भी ले जाएंगे तो वो हेड ऑन ओवरलैप ही करते हैं, ठीक है। ऐसे पैरेलल ना करके हेड ऑन ही करेगा, तो एस ऑर्बिटल क्या करेगा, हमेशा हेड ऑन ओवरलैप करेगा, और वो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। आया बात समझ में, एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ऐसा ही मान लो दूसरा स्फीयर है तुम्हारे पास, मेरे पास है नहीं, तो उसको जब ओवरलैप करोगे तो तुम इस डायरेक्शन में लेके आओ, इस डायरेक्शन में लेके आओ, या फिर घुमा के किसी भी डायरेक्शन में लाओ, सेम बात है। तो ये कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं है,
हेड ऑन ओवरलैप बोलेंगे और इसको क्या बोल देंगे, सिग्मा बॉन्डिंग। एक तो कौन कौन बना सकता है, एस एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करे, बन गया। दूसरा क्या है, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल अगर सिर से सिर ये मान के चलो, ये दो पी ऑर्बिटल से मान लो, एक ऊपर वाली लोब एक नीचे वाली लोब, इसमें भी ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली। अब ये दोनों क्या कर सकते हैं, एक तो ऐसे आके टकराए ऐसे, तो ये ऐसे नहीं हो रहा, दो इंसान खड़े ऐसे ऐसे पैरेलल आके टकरा रहे हैं, और दूसरा हो सकता है ये ऐसे टकराए सिर से सिर, ये वाला सिर है और ये इसका सिर है, लोब से मतलब दोनों, लेकिन ये ऐसे टकरा रही है एक्सिस। तो इससे क्या हो गया, ये हेड ओवरलैप हो गई, एक एक्सिस के अलोंग आके टकरा रही है, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी एक्सियल और ये हो गया तुम्हारा पैरेलल। आए बात समझ में, थोड़ा इमेजिनेशन करके देख लो। तो पी ऑर्बिटल भी तो ऐसे हो सकता है ना कि दोनों आई ऐसे और ये हेड से हेड टकरा ले और फिर क्या बना दे, सिग्मा बॉन्ड। जब भी हेड ऑन हेड टकराएंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो पी पी ऑर्बिटल भी सिग्मा बना सकता है, एस एस ऑर्बिटल भी बना सकता है। इसी तरह से डी डी भी जब करोगे तो उनकी सेम दो लोब्स क्या है, ऐसे टकराएंगे, ऊपर एक एक और हो जाएगी इसमें भी, तो टकराएंगे तो क्या होगा, ये भी बना सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन बना सकता है, एस एस बना सकता है, एस पी बना सकता है, पी पी भी बना सकता है, पी डी में भी बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड जो है सब बनाएंगे, लेकिन एक कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, मेन एक्सिस जो हमने मानी है जिसके अलोंग हेड ऑन ओवरलैप हो रही है। पहले हम यही डिसाइड करना है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है चेंज करके दे देते हैं और हम अपनी आदत के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जेड एक्सिस को मान लेते हैं, ठीक है। क्या होता है कि अगर तुम्हें प्रिंसिपल एक्सिस गिवन नहीं है तो उसको जेड एक्सिस मानना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि तुम्हें वाई एक्सिस को क्या मानना है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो वाई के अकॉर्डिंग आ रहा होगा पी वाई वो हेड ऑन हो जाएगा, बाकी सब पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। समझ आया। अब इसमें देखो एस और एस का तो समझ आ गया होगा, कहीं से भी टकराएंगे तो ये क्या कर देंगे, ओवरलैप हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग हो गई ये वाली, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम पी की। पी में क्या होता है, डायरेक्शन का रोल होता है। तो पी क्या करेगा, मान लो ये जेड ही डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन में मेरे को प्रिंसिपल एक्सिस जेड ही लेनी है, तो पी जेड और पी जेड अगर टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगी। पी जेड में क्या होगा, ऑर्बिटल्स कि जो लोब्स हैं वो जेड डायरेक्शन में ही होंगे, ऐसा थोड़ी होंगे एक्स डायरेक्शन में ऐसे लोब्स हैं और उसको पी जेड बोल रहा हूँ। पी जेड में क्या है ये, तो और जेड एक्सिस के अलोंग ही आगे उनको टकराना है, तो बना देंगे सिग्मा। लेकिन अब मेरे पास है पी एक्स और पी एक्स, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, हमारे पास जेड एक्सिस क्या है, जहाँ से आगे तुम्हें टकराना है, ठीक है, वो एक्सिस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जेड डायरेक्शन तो यही है, यही मान के चल रही हूँ मैं जेड, और ये है पी एक्स। तो अगर इस डायरेक्शन में आऊँगी तो क्या सिर से सिर टकराया, इनका सिर से सिर नहीं टकराया, साइड टकराई है। तो ये पी एक्स जो है पी एक्स प्लस पी एक्स अगर मैं करती हूँ जेड एक्सिस को ही मान के, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी तुम्हारी पाई, जो पैरेलल बोलते हैं उसको पाई बोल देंगे, सिग्मा नहीं होगी। आए समझ में। इसी तरह से अगर ये जेड डायरेक्शन में ये एक्स है तो वाई ये हो जाएगी। अब लेकिन मैंने प्रिंसिपल एक्सिस तो जेड ही रखी है, तो ये भी क्या करेंगे, ऐसे टकराएंगे, तो ये भी पाई बना देंगे, ठीक है। तो पी वाई प्लस पी वाई ये भी क्या बनाएंगे, पाई बॉन्डिंग। लेकिन पी जेड और जेड ये डायरेक्शन और ऐसे ही लोब्स होंगे, तो ये आके टकराएंगे, तो क्या करेंगे, सिग्मा। आगे समझ में। अब मैं क्या करती हूँ, ये देखो जो एक्सिस होगी ना उसके अलोंग जो आ रहा है वो सिग्मा बनाएगा, उसके अलावा जो दो है वो बना देंगे पाई। अब मैंने प्रिंसिपल एक्सिस को चेंज कर दिया, मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस को मान के चलो प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैंने एक्स एक्सिस को माना है तो ये क्या थी, जेड थी मेरी, लेकिन अब क्या है, जेड एक्सिस ना होके मेरे को जाना है एक्स एक्सिस में, तो ये लोब्स ऐसे होंगी, ये आके ऐसे टकराएंगे, तो जेड ने क्या बना दिया। अब अगर मैं एक्स एक्सिस को प्रिंसिपल माने तो पी जेड और पी जेड क्या बनाएंगे, पाई बनाएंगे। इसी तरह से पी वाई क्या बनाएंगे, पाई। लेकिन जो एक्सिस प्रिंसिपल मानी है वही पी एक्स और पी एक्स अगर है तो वो सिग्मा बना देंगे। आई होप एस और पी क्लियर हो गया होगा तुम्हें, कौन से बनेंगे, कौन सा सिग्मा कौन सा पाई होगा, ठीक है। और थोड़ी बहुत तक खुद से इमेजिनेशन करो कि कैसे कहाँ पे क्या टकरा रहे। अगर ये समझ जाए तो एमओटी और वस पर बहुत ईजी हो जाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये था तुम्हारे लिए सिग्मा बॉन्डिंग। इसी तरह डी के अगर मैं बात करूँ तो ये और ये लोब्स आके टकराएंगी, ये सब होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी। एक बार इसको पाई वाली बॉन्डिंग है उसको और देख लेते हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो तुम्हें लग ही गया होगा। पाई बॉन्डिंग क्या होती है, ये सिग्मा थी, तो पैरेलल अगर टकराता है कोई भी ऑर्बिटल पैरेलल टकराएगा तो वो क्या हो जाएगी, पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, पैरेलल बॉन्डिंग। उसको लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, लेटरल। जैसे पी एक्स और पी एक्स जब टकराएगा और जेड एक्सिस ही मैंने मानी है प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये ऐसे टकराएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बनाएगा। पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से ओवरलैप करके क्या बनेंगे, एक साथ कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे ऊपर, और ये वाले क्या हो जाएंगे, नीचे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बात देखना, यहाँ पे सिग्मा जो बॉन्ड है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, और पाई बॉन्ड क्या होगा, नॉन सिमेट्रिकल है। यहाँ पे पी की अगर मैं बात करती हूँ,
पी में क्या है, इधर जा रहे हो तो नेगेटिव चार्ज है, इधर जा रहे हो तो ऊपर, ये चार्ज नहीं है, फेज है। वैसे जो ये पॉजिटिव नेगेटिव लिखती हूँ ये क्या है, फेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव की फॉर्म में, और वेव से क्या बना है, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल वेव्स में क्या होता है, ऊपर नीचे जो जाता है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव डिनोट करते हैं, ठीक है, चार्ज नहीं है ये। तो ये फेजेस होते हैं, तो इधर जाऊंगी तो पॉजिटिव फेज है, इधर जाऊंगी तो नेगेटिव। लेकिन एस एस जब टकराया था तो ये ऑर्बिटल ऐसा ही बन गया था, प्लस बड़ा हो गया था थोड़ा, तो उसमें क्या था, सिमेट्रिकल था। इसी तरह पी भी टकराया था तो साइज बड़ा हो गया था, बट वो सिमेट्रिकल था, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये था सिग्मा और पाई। इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छोटी छोटी जो अलग अलग होती है उनको एक साथ कर लेते हैं, अभी थोड़ा डिफरेंस वगैरह देख लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तुम्हें ऐसा कुछ दे देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या बोलेंगे कि क्या ये ओवरलैपिंग होगी, तुम्हें स्टेटमेंट दे देंगे, या तो प्रिंसिपल एक्स चेंज कर देंगे, या फिर यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव देके ऐड कर दिया, होगी कि नहीं होगी, या सिंबल उल्टा कर दिया तो होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे कई बार माइनस कर देते हैं, तो उसको कैसे सोल्व करना है वो देखते हैं अभी ये देखो, एस एस तो ओवरलैप हो ही जाना है, पॉजिटिव पॉजिटिव। एस और पी, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, पी ऑर्बिटल है। एस और पी का हो जाएगा, तुम्हें बता दिया था, पॉजिटिव लोब से अगर पॉजिटिव आके मिलेगी तो हो जाएगा। यहाँ पे भी पी और पी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हो जाएगा। इसका थोड़ा एक क्वेश्चन और करवाऊंगी, थोड़ा सा वेरिएंट करके दे देते हैं तुम्हें, बीच में नेगेटिव देंगे, वो कैसे करना है। यहाँ पे देखो, ये है पी ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल ऊपर से ना आके साइड से आया है, साइड से आया है। तो साइड में क्या है, अब ये पॉजिटिव फेज है, पॉजिटिव के साथ मान लो इंक्रीज हो गया, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मान के डिक्रीज भी तो होगा ना, ओवरलैप करके। तो जितना इंक्रीज हुआ था उतना ही क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आया समझ में, ये वाला एरिया होगा ना ओवरलैप बस। तो इसने क्या किया है, इंक्रीज किया ओवरलैपिंग को, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट है तो ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बराबर हो गए, तो इसको क्या बोल देते हैं, जीरो ओवरलैप, ठीक है, ये हो गया जीरो ओवरलैप। अब यहाँ पे दूसरा केस क्या आता है, पी एक्स और पी वाई क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो पी एक्स और पी वाई तो हो ही नहीं सकते ना, देखो ये एक्स एक्सिस मान लो और ये वाई एक्सिस, तो ये दोनों टकराएंगे, तो कहाँ से टकरा रहे हैं, ये बीच में इस वाले पार्ट में ओवरलैप करेंगे ये। और इस पार्ट में ओवरलैप करने का फ़ायदा क्या है, तो न्यूक्लियस है ना, नोड है, यहाँ पे नोड है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ओवरलैप क्या कर रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो ओवरलैप, ठीक है। इन दोनों को ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये ओवरलैप होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब एक बात, दूसरी बात करते हैं कि ओवरलैप करके बॉन्ड बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी। अब देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है कि ओवरलैपिंग होगी नहीं होगी, ठीक है। पहली बात जो ध्यान रखनी है, तुमने क्या करना है, अगर सेम फेज टकरा रहे हैं, सेम फेज अगर टकरा रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब वो ऑर्बिटल का साइज बड़ा हो जाएगा, बॉन्डिंग होगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव टकरा रही है, ये देखो ये फेज है ऑर्बिटल का, इसके साथ अगर इसी फेज वाली वेव टकराती है तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और ये वाला नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कर दिया अपोजिट ये, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर दिया मतलब वही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होंगे, ठीक है। तो पहला ध्यान रखना है कि सेम साइन वाली चीज़ों को ओवरलैप करवाना है। दूसरा ये वाला पार्ट ध्यान रखना है, पॉजिटिव, यहाँ पे ये जो एडिशन वाली चीज़ है ना, ये हमेशा प्लस होनी चाहिए। यहाँ पे ये माइनस है ना, इसको माइनस नहीं रखना, प्लस में कन्वर्ट करना है, ये प्लस 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 में रखना है पूरा। अब ये माइनस है, इसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले अगर मैं देखूँ तो इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे करने के लिए इनके साइंस को अपोजिट कर दो, ये पॉजिटिव बनते ही ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब कहने का ये बन गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने इसको मान लो नेगेटिव दे रखा होता, ठीक है, ये नेगेटिव था, तो अब मेरे को अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको तो पॉजिटिव बना दूंगी, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, मतलब साइन चेंज कर दो पीछे वाले ऑर्बिटल का। आया समझ, क्लियर है। अब देखो प्लस और प्लस, अब फिर इस साइन का कोई रोल नहीं है, इन दोनों को सिंपल ऐड कर दो, प्लस और प्लस ऐड हो रहे हैं तो मतलब ओवरलैपिंग हो जाएगी और ये साइज बढ़ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव रह जाएगा। इसी तरह से प्लस हो रहा है, ठीक है, साइन चीज़ें प्लस और माइनस ऐड हो रहे हैं मतलब कम हो जाएगी, तो प्लस और माइनस होकर ये क्या होंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्लस और माइनस यहाँ पे आ गए तो ओवरलैप नहीं करेंगे, प्लस और प्लस है तो ओवरलैप करके क्या करेंगे, बीच में पॉजिटिव साइन ज़्यादा हो जाएगा और ये छोटा छोटा नेगेटिव नेगेटिव, ओवरलैपिंग हो गई। इसी तरह प्लस प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस, ये वाला नहीं हो पाएगा, ये ओवरलैपिंग नहीं शो करता है, ठीक है। तो ये था ओवरलैपिंग होगी नहीं होगी, पॉजिटिव साइन का ध्यान रखना, और सेम सिंबल है तो ओवरलैपिंग हो जाएगी वरना नहीं होगी, ठीक है। अभी जो है कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग के एग्जांपल्स क्या होंगे, कब एस कब पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। तुमसे एग्जाम में कैसा पूछेंगे, मान लो तुम्हें एच एफ गिवन है तो उसमें पूछेंगे कि इनमें कौन से ऑर्बिटल वीबीटी के अकॉर्डिंग इंक्लूडेड है ओवरलैप में, ठीक
ठीक है। ओवरलैपिंग में कौन से ऑर्बिटल्स इनके इंक्लूडेड है, तो ऑप्शन मिल जाएगा हाइड्रोजन का ये, फ्लोरीन का ये, हाइड्रोजन का ये वाला, फ्लोरीन का वो वाला, ऐसे चेंज करके मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है इसके साथ, या फिर सिग्मा किसने बनाया, पाई किसने बनाया। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल्स में। तुम्हें देखना है सिर्फ वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है। ठीक है, क्या चेक करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे, कोई भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन के अलग लिखना, लिथियम के अलग, मान लो HF लिखना है तो हाइड्रोजन के अलग लिखो, फ्लोरीन के अलग लिखो। तो वैलेंस शेल में तुम्हें ये चेक करना है कि कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बस ये चेक करना है। और वही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे ओवरलैपिंग में। यही तो डेफिनेशन थी ना VBT की। तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करती हूँ, हाइड्रोजन की होगी 1s1 1s1, दोनों ही अनपेयर्ड हैं, तो ये क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे दोनों के दोनों, S और S ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्डिंग होगी S और S के बीच में। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा देन पाई बॉन्ड की तरफ जाना है। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस अगर गिवन ना हो तो जेड एक्सिस को माना, यानी कि पीजेड क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, जेड वाला जो और वो होगा लोब होगा वो क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा। ठीक है, बाकी के पाई बना देंगे। अगर तुम्हें एक्स ऑर्बिटल प्रिंसिपल गिवन है तो पी एक्स सिग्मा बनाएंगे, बाकी के दोनों पाई बनाएंगे। बस इतना ही ध्यान रख लोगे, काफ़ी है तुम्हारे लिए। अब लिथियम की अगर मैं बात करूँ तो लिथियम में होता है 1s2 2s1, दूसरा क्या है हाइड्रोजन का फिर से क्या है 1s1। तो इसमें ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, फुल है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ये देखना और ये देखना, फिर से S और S ऑर्बिटल है, दोनों की सिग्मा बॉन्डिंग हो सकती है, हाँ हो सकती है, बिल्कुल होगी इनकी। तो पॉजिटिव सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो लिथियम हाइड्राइड में भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और किसने बनाया 2s और 1s में। ऑप्शन में मिल सकते हैं तुम्हें, लिथियम का 1s इंक्लूडेड है और हाइड्रोजन का 1s, गलत होगा, वो 2s होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूँ HF की, HF में क्या है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। तो हाइड्रोजन की तो 1s1, फ्लोरीन की क्या हो जाएगी, लास्ट अगर मैं देखूँ लास्ट शेयर का देख रहा है ना मैंने, तो ये होगा 2s2 2p5 हो गया। अब इस 2s2 को तो पहले ही हटा दो तुम यहाँ से, बचा 2p5 को अगर मैं अलग अलग से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, इसमें क्या इंक्लूडेड होगा, px py और pz होंगे। ठीक है, px2 py2 और pz क्या होगा, 1 बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम है वहीं पे बचेगा। अब इसमें क्या है, पहले मेरे को देखना है सिग्मा बॉन्ड कैसे बन सकते हैं। अगर मुझे प्रिंसिपल एक्सिस नहीं गिवन है तो ऑब्वियसली जेड क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा। तो इंक्लूड कौन हो जाएगा, S ऑफ हाइड्रोजन का 1s और फ्लोरीन का कौन हो जाएगा 2pz, ये मिलके क्या बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे बोला जाता कि P जो Y और एक्सिस है उसको प्रिंसिपल मानना है, तो मैं कैसे भरती इसको, py को 1 कर देती हूँ, यहाँ पे 2। तो ये जो बॉन्डिंग बनाता वो कौन बनाता, 2py। ठीक है, तो 1s और 2py के बीच में बॉन्डिंग होती। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार में, प्लीज़ ध्यान से समझ लो इसको। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, ये हर एक टाइप का हो रहा है, SS का हो गया, SP का हो गया। अब p ऑर्बिटल कैसे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे वो देखो, फ्लोरीन या क्लोरीन में क्या होता है, लास्ट में इनमें क्या बचेगा, एक ऑर्बिटल ऐसा बचेगा 2pz को ही मान लेते हैं, उस जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक होगा, ये 2p होगा, ये 3p होगा। लेकिन ओवरलैप तो कर सकते हैं ना, दोनों हेड ऑन करेंगे और कोई तो बनाना ही नहीं, तो pz मिलकर क्या बना देंगे, सिग्मा बॉन्डिंग बना देंगे। ठीक है, इसी तरह कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं पाई के। पाई बॉन्डिंग के लिए दो बहुत सिंपल सी हमने लिए हैं मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स अभी नहीं करने, बाद में करेंगे जब पूरी थ्योरीज कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी तुम्हें। ठीक है, तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व है इसमें, O2 है। इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूँ तो 1s2, फिर आ जाएगा 2s2 और 2p क्या होता है 4, इसकी भी सेम हो जाएगी 2p4। इस s को भूल जाओ क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड है। इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2 को भी छोड़ रही हूँ, अभी p ऑर्बिटल देख लेना, 2 तो होना ही है फिर, तो ये px py और pz। इसी तरह से इसका px py pz, 2 1 1 ऐसे भरा जाएगा, पहले एक फिर एक और बचेगा दूसरे में। इसी तरह से इसमें एक भरेंगे और फिर नेक्स्ट इसमें 2 आ जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस जेड एक्सिस मान के चलना, कुछ है नहीं, तो पहले क्या बनाना है तुम्हें, सिग्मा बॉन्ड बनाना है। पहले क्या बनाना है, सिग्मा। तो ये सिग्मा बॉन्ड किससे बनेगा, पी में। अगर जेड एक्सिस मान के चल रही तो pz ही बनाएंगे सिग्मा। तो इन दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये एक p था, ये pz, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये वाला भी तो बचा हुआ ना, py, ये क्या करेगा, पैरेलल ओवरलैप करेगा। ये ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा ना, तो ये ऐसे ओवरलैप करेगा ये दोनों। तो ये क्या हो गया, पाई ऑर्बिटल हो गया तुम्हारा, पाई बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, तो पाई
तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है किस बॉन्डिंग में। तो तुम्हें मिल सकता है पीजेड और पीजेड इन्वॉल्व है पाई में, और पी एक्स पी वाई है जेड में, ऐसा कुछ भी मिलेगा। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, पीजेड और पीजेड, टू पीजेड और टू पीजेड इन्वॉल्व है सिग्मा में, और पी वाई क्या है पाई में, पी एक्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर जेड एक्सिस माना है, समझ आया। ये ऐसे है, पी जेड मान लो ये डायरेक्शन है ये वाली, और पी एक्स ये है, तो जेड तो मिलके हेड ऑन कर लिया, लेकिन बची हुई ये क्या होगी, ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, दोनों मॉलिक्यूल्स का सेम होगा ना, पी एक्स ऐसे टकरा जाएगा, या पी वाई क्या करेगा, पाई बना देगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन में क्या लिख सकती हूँ मैं, ऑक्सीजन में ये दो बॉन्ड्स बने ऐसे, एक बॉन्ड को एक से रिप्रेजेंट करूँगी, दूसरे को दो से, तो इनमें से एक तो सिग्मा है, सीधी सी बात है, और एक क्या है पाई। कहीं पे भी बॉन्ड दिखे पहले सिग्मा तो एक डिनोट कर ही दो, तुम्हारा सिग्मा तो होना ही है, फिर पाई होगा। ठीक है, इसी तरह से जब नाइट्रोजन का करेंगे तो नाइट्रोजन में क्या होगा, पी एक्स में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करेगा, सिग्मा जेड ने बना दिया, और ये दोनों ऑर्बिटल्स भी अपने अपने कोरस्पॉन्डिंग ओवरलैप कर लेंगे, पी एक्स से कर लेगा, और पी वाई से करेगा, और पी जेड तो सिग्मा बना ही लेगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, पाई और ये सिग्मा। तो नाइट्रोजन का कैसे हो जाएगा स्ट्रक्चर, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ये क्या हो जाएगा, एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। आए समझ में। नाइट्रोजन का खुद से एक बार पी ऑर्बिटल्स बना के देखो, दिमाग में बनाओ, कॉपी में बनाओ, और उसको सॉल्व करो। ठीक है, अब एक चीज़ हो रहा है कि सिग्मा बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग पाई भी होते हैं, ये रिलेटिव होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई से स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। ध्यान रख लोगे, सिग्मा की स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी पाई की भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि सिग्मा क्या करेगा, ऑर्बिटल्स को पास लेके आता है, तो पाई के भी ऑर्बिटल्स अच्छे से ओवरलैप कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी छोटा मोटा कुछ बचा होगा नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।